स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर जयपुर से मिल रही है। रोडवेज कर्मियों का हल्ला बोल जारी है। देखिए, कल भी रोडवेज कर्मियों का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था। आज भी प्रदर्शन की कड़ी में हल्ला बोल जारी है। रोडवेज कर्मचारी बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंधी कैंप में रोडवेज कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। ढोल बजाने वाले बुलाए गए जो ढोल बजा रहे हैं और नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए, आज के प्रदर्शन को रोडवेज कर्मियों ने नाम दिया है ढोल बजाओ सरकार जगाओ। 24 नवंबर को बसों के चक्का जाम की भी इनकी योजना है। लेकिन देखिए स्थितियां किस तरह की हैं। एक तरफ है सरकार और दूसरी तरफ है रोडवेज कर्मी, और इन दोनों के बीच टकराव की स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि सरकार ने रोडवेज कर्मियों पर रेशमा लगाया है। 6 महीने के लिए सरकार ने रोडवेज कर्मियों पर रेशमा लगाया है। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि गिरफ्तारी भी हो सकती है। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है रोडवेज कर्मियों पर। लेकिन अपनी मांगों को लेकर जिस तरह के हालात का वो सामना कर रहे हैं, रोडवेज कर्मी परेशान हैं और अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। बावजूद एक बार फिर से सिंधी कैंप के ऊपर ये प्रदर्शन कर रहे हैं रोडवेज कर्मी, और प्रदर्शन का नाम रखा है ढोल बजाओ सरकार जगाओ। 21 सूत्रीय मांग पूरी नहीं करेंगे तो चक्का जाम करेंगे 24 तारीख को हड़ताल। लेकिन आपके ऊपर रेशमा लगा हुआ है, आप चक्का जाम कैसे करेंगे? गिरफ्तारियां हो सकती है आपकी। रेशमा की कोई डर नहीं है, गिरफ्तारी करेंगे गिरफ्तारी भी देंगे। देखिए, ये सरकार का भी दायित्व है कि जनसेवा भावी रोडवेज उद्योग में औद्योगिक शांति बनाए रखे। केवल ये यूनियनों का दायित्व नहीं है। हमने 2 महीने पहले इनको मांग पत्र दिया है। इससे पहले गए साल 20 अक्टूबर को मुख्यमंत्री महोदय के आश्वासन के बाद जो 27 अक्टूबर को हड़ताल होने वाली थी, वो हड़ताल हमने वापस ली थी। 13 महीने उसको गुजर चुके, वो वादे पूरे नहीं हुए। सरकार के अपने घोषणा पत्र में जो बातें लिखी है, केवल उनकी बात कर रहे हैं, वो बातें लागू नहीं हो रही। हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, वेतन पेंशन नहीं मिल रहा। आप 24 तारीख को चक्का जाम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अगर सकारात्मक सम्मानजनक समाधान नहीं निकलता है तो। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए सीधा चलते हैं, इस प्रदर्शन की लाइव तस्वीरें देखते हैं। सहयोगी आसिफ खान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ, मैं चाहता हूं कम से कम 3-4 सेकंड तक आप पहले ढोल की आवाज सुनाएं जिसे लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है, और उसके बाद बताएं कि यहां पर क्या तस्वीरें हैं, और फिर हम सवाल जवाब करेंगे। जैसा कि आपने कहा, सबसे पहले आपको ढोल की आवाज सुनाते हैं। ये ढोली जो है वो ढोल बजा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस कार्यक्रम का नाम ठीक, अब तस्वीरें दिखाएं। कार्यक्रम का नाम रखा है इन्होंने ढोल बजाओ सरकार जगाओ। नारे यहाँ पर लग रहे हैं, और ये सिंधी कैंप है। बसों का संचालन पर कोई असर नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है स्वप्निल कि अब जो है वो स्थिति बहुत ज्यादा इसलिए बदल गई है कि सरकार ने इन प्रदर्शनकारियों के ऊपर रेशमा लगा दिया 17 नवंबर की बड़े प्रदर्शन के बाद में। लेकिन अपनी जिद पर अड़े हुए हैं प्रदर्शनकारी। ये कह रहे हैं हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ ये जो है 24 तारीख को चक्का जाम करने के ऊपर भी अड़े हुए हैं। इनके आप इनसे बातचीत करें कि ये जिस तरह की टकराव की स्थिति बन रही है, आखिर क्यों बन रही है? रेशमा लगा हुआ है, क्या इन्हें रेशमा को लेकर ये क्या सोचते हैं? आवाज से क्या सरकार जाग पाएगी? देखिए, राजस्थान रोडवेज के 5 श्रमिक संगठनों की तरफ से हमने 2 महीने पहले रोडवेज बचाओ और रोजगार बचाओ आंदोलन हमने शुरू किया है। आज रोडवेज का हमारा ये आंदोलन का आज 7वां चरण हमारा चल रहा है। सरकार ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी है। ये कैसी संवेदनशील सरकार है? आप पर रेशमा लग चुका है, रेशमा लग चुका है आप पर। देखिए, राजस्थान सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए रेशमा लगा दी। हम ये कहना चाहते हैं, ये लोकतंत्र है। आप लोकतंत्र के अंदर इस तरह से आंदोलनों को रेशमा लगा के दबाओगे तो ये लोकतंत्र की हत्या के समान माना जाएगा। 24 नवंबर को बसों की हड़ताल होगी,
हम अभी तक कायम है, क्योंकि अभी ऐसा कोई सामने आया नहीं मुद्दा मांगों को हल करने का, इसलिए 24 नवंबर को हमारी हड़ताल का फैसला कायम है। सरकार गिरफ्तार करेगी, रेशमा लगा हुआ है। सरकार गिरफ्तार करेगी, जेल भेजेगी, हम सब तैयार हैं इसके लिए। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे, हम अपनी पेट की लड़ाई लड़ रहे, हम रोटी मांग रहे, हमको तनख्वाह टाइम पर दो, पेंशन टाइम पर दो, रोडवेज के लिए नई बसें जनता के लिए इसके अंदर लगाओ, यही तो मांग कर रहे हैं हम। स्वप्निल, बहुत बुनियादी मांग है और बुनियादी मांग ये है कि पुरानी पेंशन, परिलाभ, बकाया सैलरी इनकी समय पर दी जाए। और अक्सर इनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या स्वप्निल होती है वो ये होती लेकिन है। मैं आसिफ चाहता हूं आप इनसे एक रिएक्शन और ले और इस सवाल पर ले। अभी जो परिवहन मंत्री हैं ब्रिजेंद्र ओला, वो हर बार पॉजिटिव संकेत देते हैं। हालांकि किसी भी सरकार में रोडवेज को पॉजिटिव संकेत और पॉजिटिव आश्वासन बहुत बार मिले हैं, लेकिन उनका हुआ क्या, वस्तुस्थिति ये सभी बता पाएंगे। 24 तारीख को अगर ये रोडवेज बसों का चक्का जाम करते हैं तो फिर टकराव की स्थिति होगी। जाहिर सी बात है कि जब रेशमा लगा हुआ है तो गिरफ्तारियां होगी। ना ये हटने के लिए तैयार है, ना सरकार हटने के लिए तैयार है। और ये प्रदर्शन जो है वो दिन पर दिन स्वप्निल लगातार बड़ा होता जा रहा है। स्वप्निल, आसिफ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुन पा रहे हैं क्या आसिफ आप? आसिफ, मेरी आवाज शायद मेरी आवाज आसिफ तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये तस्वीरें उन्होंने आप तक पहुंचाई और साथ ही रोडवेज कर्मियों से भी बातचीत की। रोडवेज कर्मियों का साफ कहना है कि अगर सरकार गिरफ्तार करती है तो हम गिरफ्तारियां दे देंगे, लेकिन सरकार को इस तरफ सोचना होगा। हम अपनी रोटी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें तनख्वाह टाइम पर दे दी जाए, जो रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन टाइम पर दे दी जाए और नई बसेस लगाए जाए ताकि लोगों को भी बेहतर सुविधाएं मिल पाए। सुभाष मेहरा की मौत पर आक्रोश बढ़ रहा है। न्यायिक कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, इससे कर्मचारी नाराज हैं। कर्मचारियों ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस संबंध में लेटर लिखा है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। साथ ही उच्च स्तरीय जांच की मांग भी उठाई गई है। उन हालात में अन्याय के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा जिन हालात में खुद न्यायिक कर्मचारी यहाँ पर न्याय के लिए धरने पर बैठे हों। हालात ये है कि हम जो सड़क पे उतर रहे हैं आज न्याय के लिए। श्री सुभाष मेहरा हमारे कर्मचारी साथी थे और उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको हम न्याय दिलाने के लिए आज तत्पर हैं। सारे कर्मचारी हमारे साथ हैं और आने वाले टाइम में सोमवार से हमारा पूरा राजस्थान हमारे साथ होगा। पूरा राजस्थान कह रहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। पूरा राजस्थान आने को तैयार है। 6 महीना से आए जो हमारे बच्चों बहन का, तो उनने मैंने बुलाई कि तार बेटा आ गया, आजा मिल रहा है। तो मैं मिलवा गई तो वो उन्हें देखी तो बिल्कुल दुबड़े हो रहे हो। तो मैं कि बेटा ये काहे हो गई, तो कह गए हमारे से सारो काम करा जे। मैंने ताड़ा मरा के चापाई कौन दे घर आ, दिवाली पे भी कौन आयो, भैया दूज पे भी कौन आयो, राखी पे कौन आयो। तो मैं कि आजा मार कर 2 दिन, तो मैंने छुट्टी कौन दे गए। मारो साहब तुम गए जे पंजाब, तो मैं बंगला पे एक लो जी मैं कौन हूँ। तो मैं कितना दावलो तू साहब आज दाजा जी, तो आ गयो 8 दिन के तक। तो उन्हें पुलिस वाला बार में ले जाकर उन्हें परेशान कराया। तीसरी दफा वो सूत हो जो घर में, उन्हें सूताया नहीं ले गया। तो मैं बोली मत जा, कि नहीं मम्मी जाऊँ तुझे काई खेत। तो गयो तो उन्हें कपड़ा लेवा भी कौन आवा दिया, पुलिस वाला खुद आ लिया घर से कपड़ा के कपड़े दे दो सुभाष के। तो मैं कपड़ा दे दिया होगा जी पाजी, वो तो आए। दूसरे दिन माँ की खबर आ गई 10 तारीख ने कहता का बच्चा ने लिया हो बीमार हो रहे। जब मैं दोनों माँ बेटा गया तो उसकी लाश पड़ी, यहाँ पेट निकले तो पड़े मांस। मैं तो देखते ही रोवा लगी। मैं तो उनकी बहन हूँ, छोटी बहन सरोज, सुभाष मेहरा की छोटी बहन हूँ मैं। तो है ना, मेरी मम्मी बता रही थी बिल्कुल उनका पेट है ना बाहर जल जाते हैं ना, जब वो अंदर से अब चिपक जाता है पेट, उनका पूरा जो पेट है ना पूरा बाहर निकला हुआ था। ऐसे हत्या कर दी उन्होंने। जज साहब के बंगले पे पता नहीं जज साहब ने करवाई है, कुछ हादसा हुआ है उनके वहाँ पे। एक और कर्मचारी एक और था, उनका भांजा था, उनका वो भांजा था, वो साबणी होती है ना जज साबणी, उनका भांजा भी था, उसको तो पंजाब भेज दिया उन्होंने। एक जना और भी था, 2 जने थे ये वहाँ पे। मेरी सरकार से यही मांग है कि मेरे भाई के साथ इंसाफ हो और सीबीआई जांच की जाए। मेरे भाई के साथ जो भी हुआ है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए।
मैं मेरी इंडिविजुअल बात कर सकता हूँ। मैं वकील होने के नाते, क्योंकि कर्मचारी भी वकीलों के पार्ट, कोर्ट के पार्ट हैं, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि जो न्यायालय के अंदर जो कर्मचारी एक फाइल की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, जो वकील आगे करता है, मतलब अहम भूमिका अदा करते हैं, उसके साथ में मेरा दायित्व बनता है कि मैं भी उनके साथ में रहूं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर। और सहयोगी अरबाज इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अरबाज, एक तो वहां की तस्वीरें दिखाएं और जब आप बातचीत करें तो ये पूछे उन्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि इंसाफ का जो रास्ता है वो प्रदर्शन के जरिए ही निकलेगा। देखिए स्वप्निल, फिलहाल मैं यहाँ जहाँ बैठा हूँ, ये मेरे पीछे तमाम आप जो लोगों को देख रहे हैं, ये न्यायिक कर्मचारी हैं। ये वो लोग हैं जो आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। लेकिन एक न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा जिसके साथ अन्याय हुआ, आप देखिए कि ये जो आंखों में आंसू लिए उनकी माँ बैठी है, उनकी तीनों बहनें बैठी हैं, उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि उनके साथ जो हुआ, जिस तरह के परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है, इन तमाम घटनाओं को लेकर के सवालिया निशान उठाए गए हैं। इनका सीधे तौर पर ये इल्जाम है कि उनके साथ बंधुआ मजदूरों जैसा जो है बर्ताव किया जा रहा था, जो नहीं होना चाहिए था। 6-6 महीने वो घर पे नहीं आए थे। कई तरह के इल्जाम यहाँ पर लगाए गए हैं। क्या आप लोगों का कहना है? आपने मुझे एक वीडियो भी दिखाया था कि भैया दूज पर आप आखिरी बार अपने भाई से मिली थी। बाद में आए थे, थोड़े दिन बाद में आए थे। देखो मेरी बहन तिलक लगा रही है, भाई दूज के थोड़े दिन बाद में आए थे। ये देखो, ये आखिरी विजुअल है जो बता रहे हैं अपने भैया से इनकी मुलाकात हुई थी। वीडियो था उनका। मेरी बहन को बोला तो तिलक लगा और मेरे डोरा तो बांध दे, तो वो बोली अब आए और मिठाई भी खत्म हो गई, तो बोला कि चीनी से ही मुंह मीठा करा देना मेरा तो। और है ना वो मरने वाला नहीं था, उनके वहीं पे मौत हुई है। उनकी जज साहब ने कुछ ना कुछ करके उनको कुछ बात हुई ऐसी, उनका राज ऐसा जान लिया होगा मेरा भाई ने, तो उनको है ना आत्महत्या नहीं की, उन्होंने खुद ने मारा है मेरे भाई को। ऐसे पेट की आंतड़ियां बाहर नहीं निकलती कभी, जलने से तो चिपकती है। उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया था, उन्होंने तो मार के फिर बाद में जलाया मेरे भाई को। तो जी बिल्कुल, आप देखिए कि ये उनकी बहन है, ये उनकी माँ है। तमाम लोग सीधे तौर पर खुले में कह रहे हैं कि ये मामला सुसाइड का हो ही नहीं सकता। इनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं मर्डर है। ये जो न्यायिक कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, क्या कहते हैं आप कि भाई किस तरह से जो है न्याय मिलेगा? क्योंकि पूरा काम भी ठप है न्याय का। आप तमाम कर्मचारी यहाँ आंदोलन पर हैं, वकीलों के कई संगठन भी आपके समर्थन में आए। बिल्कुल हमारे साथ। अरबाज, एक सवाल जरूर लीजिएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? क्योंकि हम अन्याय के विरुद्ध खड़े हैं और सुभाष मेहरा जी को न्याय दिलाना चाहते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के कुछ पता किया आपने? किस तरह का क्या स्टेटस है, उसमें क्या है निकल कर? ये हमने अभी संघर्षरत हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए मैंने कहा है, आज भेजा किसी लोगों को, वो लेके आएंगे। और हम इसके लिए ये प्रयासरत हैं कि भाई ये आत्महत्या नहीं है, ये कहीं न कहीं प्रायोजित हत्या है। किसने की है, कौन है इसके पीछे, वो तथ्य सामने है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज तक एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुई। हम कमिश्नर साहब के पास एफआईआर लॉन्च करवाने गए तो कमिश्नर साहब ने कहा है कि जज के खिलाफ कोई भी एफआईआर लॉन्च करने से पहले माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से परमिशन लेनी पड़ती है। वहाँ से हमें परमिशन नहीं मिल रही है, इसलिए एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती है। उसी के लिए हम लड़ रहे हैं कि भाई परमिशन दी जाए और एफआईआर लॉन्च हो और सीबीआई जांच हो। आपने संघर्ष समिति में एक बड़ी बात ये भी कही है कि भाई जो तमाम जजेस हैं, उनके घरों पे जो न्यायिक कर्मचारी हैं उनको काम करवाया जा रहा है, जबकि कानूनन गलत है। ये कानूनन गलत है और हमारे कर्मचारियों को घर पे बेगार के लिए बुलाया जाता है। एक कानून पुराने जमाने का बना हुआ है कि घर पे बस्ता लाएगा ले जाएगा। बस्ता लाने ले जाने का काम उस टाइम होता था जब साधन नहीं होते थे। जज साहब खुद कोर्ट के पास मकान होता था उनका, पैदल जाते थे, उनके पीछे पीछे बस्ता लेके कर्मचारी जाया करता था। वो भी ज़्यादा दूरी नहीं थी। आज दूरी इतनी होगी 50 किलोमीटर। बस्ता लाने ले जाने के कार्य आज भी करवाए जा रहे हैं, जो गलत है। इस कानून को डिलीट किया जाए। अभी आगामी क्या रणनीति आपकी इस संघर्ष के लिए? ठीक है, आगामी हमारी रणनीति है कि यदि हमें न्याय नहीं मिला तो सोमवार से हमारे कई जिलाध्यक्ष आज यहाँ पर पधारे हुए हैं। पूर्व प्रांत प्रदेश अध्यक्ष श्री नथु सिंह जी तंवर हमारे यहाँ पधारे हुए हैं। आगे क्या करेंगे? चलिए शुक्रिया अरबाज।
हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन लाइव तस्वीरों के लिए। और इस बीच शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर सुनिए। आदेश जारी हुए हैं। संस्कृत शिक्षा स्कूलों में भी विद्या संबल योजना को स्थगित कर दिया गया है। संस्कृत शिक्षा में भी गेस्ट फैकल्टी की भर्ती स्थगित हुई है। राज्य भर के संस्कृत शिक्षा स्कूलों में भी योजना के तहत रिक्त पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन इसे भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाल ही में सरकार ने विद्या संबल योजना को स्थगित किया था और उसी कड़ी में अब संस्कृत शिक्षा को भी इसके दायरे में ले आया गया है। हालांकि बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, संस्कृत शिक्षा स्कूलों में भी फिलहाल विद्या संबल योजना को स्थगित किया गया है। देखिए, विद्या संबल योजना जिसके जरिए गेस्ट फैकल्टीज की भर्ती होनी थी वो स्थगित की गई। और सहयोगी लवली इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। लवली, देखिए, ये आदेश उस आदेश के साथ भी निकल सकता था, लेकिन फिर भी एक गैप के बाद निकला है। ये बस 1+1=2 ही किया गया है। हाँ, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। उस आदेश के तहत 93,000 पदों पर भर्तियां होनी थी जिसे रोका गया था, और ये 1800 पद थे जहां पर कल देर शाम तक भर्तियों का काम चल रहा था, इंटरव्यू चल रहे थे, स्क्रूटनी चल रही थी। जब सरकार को इस पूरी बात की खबर लगी कि संस्कृत शिक्षा विभाग के आदेश तो जारी नहीं हुए, तो अधिकारियों को फटकार लगाते हुए इस आदेश को जारी किया गया है। अब से कुछ देर पहले औपचारिक रूप से आदेश जारी करने के साथ ही पूरी तरह से भर्ती को स्थगित करने के साथ ही जो संस्कृत शिक्षा के निर्देशक है प्रोफेसर भास्कर शर्मा, उन्हें फटकार लगाई गई है शिक्षा मंत्री की ओर से कि आखिरकार जब आदेश सरकार की ओर से जारी किए गए तो उनका ये कहना है कि आदेशों में पूरी तरह से क्लियरिफिकेशन नहीं था कि क्या ये सामान्य शिक्षा के अलावा संस्कृत शिक्षा में भी इस भर्ती पर रोक है। लेकिन फिलहाल विद्या संबल योजना से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए एक और बुरी खबर है कि 93,000 पदों के अलावा जो 1800 और पद थे संस्कृत शिक्षा के राजस्थान के अलग अलग स्कूलों में, उन पर भर्ती पर जो गेस्ट फैकल्टी की योजना थी उस पर रोक के आदेश जो हैं वो शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ में ये भी हिदायत दी गई कि अब किसी भी प्रकार की गेस्ट फैकल्टी की योजना और उसके आवेदन तब तक नहीं लिए जाएंगे जब तक कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से और मुख्यमंत्री की ओर से पूरी तरह से प्रपोजल को हरी झंडी नहीं मिलती और पूरी तरह से प्रपोजल जो है वो नए मायने में नए तरीके से तैयार नहीं होता। ऐसे में संशय इस बात का है अब कि क्या अगर प्रपोजल अप्रूव होता है तो क्या आवेदन एक बार फिर से लिए जाएंगे या इन्हीं आवेदनों पर विचार करने का जो काम है वो शिक्षा विभाग करेगा, इस पर सभी की नजर है। लेकिन फिलहाल राजस्थान, शुक्रिया लवली, आप नजर बनाए रखें। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। सीबीआई टीम की हनुमानगढ़ जंक्शन में छापेमारी चल रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी में एक घर में सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। कार्रवाई जारी है। गुजरात के गांधीनगर से जुड़ा कोई मामला है जिसके संबंध में ये छापे मारे गए, ये रेड की कार्रवाई की गई है, लेकिन वो मामला क्या है ये फिलहाल सामने नहीं आया है। जंक्शन पुलिस का जाब्ता भी मौके पर मौजूद है। सीबीआई की टीम, पुलिस के अधिकारी अभी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर है सीबीआई की टीम हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ जंक्शन में दुर्गा कॉलोनी में एक घर है जहां सीबीआई की टीम ने रेड मारी है। रेड चल रही है दुर्गा कॉलोनी में एक घर में। क्या मामला है, किस वजह से ये छापे मारे गए हैं, ये तो फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर पता चल पा रहा है कि गुजरात के गांधीनगर से जुड़ा कोई मामला है जिसके संबंध में सीबीआई की टीम जांच करते हुए इस घर तक पहुंची और यहां पर रेड मारी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजू रामगढ़िया से। राजू, क्या जानकारी है? जी, अभी तक तो जो सीबीआई के अधिकारी आए हैं वो अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। मकान को उन्होंने बंद कर रखा है और बाहर जो है जंक्शन पुलिस का जाब्ता मौजूद है। चूंकि सीबीआई अधिकारियों से बात नहीं हो पा रही और बाहर जो पुलिस के जो जाब्ता मौजूद है वो भी कुछ बता नहीं पा रहे क्योंकि उनको भी पूरी जानकारी नहीं है। मगर अंदरूनी एक जानकारी निकल कर ये आई है कि गुजरात के गांधीनगर का कोई मामला है, उसको लेकर टीम यहाँ आई है। और ये भी जानकारी है कि बीकानेर संभाग में हो सकता है 2-3 जगह और सीबीआई जो है इसी गांधीनगर के मामले को लेकर कहीं जांच करेगी या कर रही होगी। तो जिसके घर में छापा मारे गए वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है? जी, उनके मकान के बाहर लखोटिया लिखा हुआ है और पूरा नाम अभी पता नहीं चल पा रहा, गेट भी बंद है। अड़ोसी पड़ोसी भी कुछ भी बता नहीं पा रहे क्योंकि पुलिस की टीम खड़ी है, वो भी पूरी जानकारी कुछ भी नहीं दे पा रहे। अब पूरी जानकारी तो सीबीआई अधिकारी बाहर आएंगे जब भी पता लग पाएगा कि क्या मामला है या गांधीनगर का है तो क्या मामला है, किसको लेकर टीम आई है। मगर फिलहाल जो है वो ये है कि अधिकारी अंदर जांच में लगे हैं, पुलिस जाब्ता बाहर मौजूद है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर है, भारत जोड़ो यात्रा समन्वय समिति का गठन हुआ है। पीसीसी ने इस कमेटी को बनाया है, इस कमेटी का गठन किया है।
समिति में वो जो 3 नेता है ना जिन्हें नोटिस मिला हुआ है, उन्हें जगह नहीं दी गई है। मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ इस कमेटी से बाहर हैं, उन्हें इस कमेटी से बाहर ही रखा गया है। सरदार शहर उपचुनाव के लिए जारी स्टार प्रचारकों में भी ये 3 नाम नहीं थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अजय माकन ने भी ये चिंता जताई थी, जिन लोगों पर अनुशासनहीनता के आरोप है, राहुल गांधी के दौरे के दौरान उनके आसपास दिखना सही मैसेज नहीं देगा, और इसी तरह की बातें कई रणनीतिकार भी कह रहे थे। तो सबसे पहला तो संकेत मिला कि पार्टी शायद कार्रवाई के मूड में है, जब स्टार प्रचारकों में ये 3 नाम नहीं थे, पूरा मंत्रिमंडल, लेकिन ये 3 नाम नहीं। और अब जानकारी मिल रही है कि जो समन्वय समिति का गठन हुआ है उसमें भी ये 3 नाम नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सचिन से। तो सचिन, जो पहले जो संकेत मिल रहे थे अब वो और मजबूत हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, पहले स्टार प्रचारकों की सूची एआईसीसी की तरफ से जारी की गई थी, उसमें जो है तीनों नेताओं को जगह नहीं दी गई। और अब जब समन्वय समिति बनाई गई है, भारत जोड़ो यात्रा जो राजस्थान आएगी, उसमें तमाम जो नेताओं को अलग अलग काम सौंपा गया है। प्रताप सिंह खाचरियावास को जिस तरह से ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी दी गई है, प्रमोद जैन भाया जो है वो भोजन व्यवस्था देखेंगे, तो अलग अलग मंत्रियों को, अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई और 33 नेताओं को जो है इसमें शामिल किया गया। पूरी जो समिति की जो लिस्ट है तो 33 नेता शामिल है, जिसमें मंत्री, विधायक, पदाधिकारी सभी लोगों को इस समिति में है। जुबैर खान इस समिति में है, लेकिन पीसीसी की ओर से जारी इस समिति के अंदर ये तीनों नेताओं को जगह नहीं दी गई। तो साफ कर दिया गया, मैसेज साफ कर दिया गया। जो माकन ने नाराजगी जताई थी या जो अन्य लोगों ने नाराजगी जताई थी, ये संकेत तो नहीं मिल रहे हैं कि कार्रवाई अभी जस्ट होनी है। हो सकता है उसको थोड़ा अभी और टाला जाए। लेकिन सचिन, क्या फिर जब भारत जोड़ो यात्रा पर यहाँ आएगी तो क्या ये 3 चेहरे राहुल गांधी से दूर ही रहेंगे या यात्रा में शामिल होंगे? क्योंकि कई लोगों ने कहा कि इनका ऐसे वक्त पर साथ दिखना सही नहीं होगा। देखिए, राहुल गांधी के साथ वही लोग होंगे जो या तो स्टेट के जो पैदल यात्री के तौर पे आना चाहते हैं, उनके अभी आवेदन मांगे जाएंगे, या जो भारत यात्री हैं। तो भारत यात्रियों में तीनों नेता शामिल नहीं है, स्टेट के यात्रियों में इनको शामिल किया जाता है। ये आवेदन करते हैं नहीं करते, इस पर भी अभी संशय है। और जो जिम्मेदारियां दी गई है, तो जो जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो तो जरूर आसपास दिखाई देंगे। अब इनको जब जिम्मेदारी से बाहर कर दिया गया है तो जी उनसे मेरा संपर्क कट गया। बहरहाल ये बड़ी खबर, वो 3 बड़े नाम कांग्रेस के जो अनुशासनहीनता का जिन पर आरोप है और कार्रवाई पेंडिंग है, उन्हें इस समिति से बाहर रखा गया है। और इस बीच डूंगरपुर से एक बड़ी खबर, गणानाथ जी पुल के नीचे विस्फोटक मिला था। इस मामले में ये बड़ा अपडेट है। देखिए, मुख्य आरोपी तो पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, उससे पूछताछ चल ही रही है, लेकिन एक और बड़ी सफलता पुलिस को मिली। आसपुर पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये जो 2 आरोपी हैं, इनका किस तरह से इस केस में इन्वॉल्वमेंट है वो सामने आ रहा है, वो सुनिए। पिकअप में विस्फोटक भरकर पुल तक इन्होंने पहुंचाए थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी लाइसेंसी विस्फोटक विक्रेता पहले ही अरेस्ट हो चुका है। तो देखिए, पुल के नीचे और फिर अगले दिन उसके आसपास भी झाड़ियों में भारी मात्रा में विस्फोटक मिले थे। इस मामले में कई तरह के अंदेशे जताए गए थे, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई थीं। उदयपुर में जो रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट हुआ था उससे भी तार जुड़ते महसूस किए गए थे, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि दरअसल ये एक लोकल एंगल है। लाइसेंसी विस्फोटक विक्रेता है, रजिस्टर में दर्ज नहीं था और ऐसे में उसने स्टोरेज में दर्ज नहीं था और ऐसे में उसने वो पुल के नीचे भारी मात्रा में फेंके थे। जिन 2 लोगों का उसने सहयोग लिया था वो भी अरेस्ट कर लिए गए। जयेश पवार मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जयेश, कहां से और कैसे गिरफ्तारी हुई? देखिए, जब से ये पूरा मामला विस्फोटक बरामद होने का जब हाईलाइट हुआ था और मुकदमा दर्ज हुआ था, इसके बाद से ये दोनों आरोपी फरार थे। जो वही मुख्य आरोपी जो लाइसेंसी विस्फोटक विक्रेता है, उसके गिरफ्तार होने के बाद में उसी ने इस चीज का खुलासा किया था कि उसके साथ में 2 अन्य लोग थे। उसमें एक पिकअप चला रहा था और दूसरा उसको जो विस्फोटक है उसको उठाने में और नदी में फेंकने में मदद की थी। इस प्रकार से 2 लोगों ने उसकी मदद की थी। तो ये उस व्यक्ति से रिलेटेड है, उसकी जान पहचान के हैं क्या? नहीं, जान पहचान के नहीं है, लेकिन ये जो लाइसेंसी विस्फोटक विक्रेता है उसी के लिए काम करते थे और जो सेल्स का काम करते थे उसके सहयोगी थे एक तरीके से। लेकिन अपने मालिक की गिरफ्तारी के बाद से दोनों फरार थे और मालिक की जो बताई गई जानकारी थी उसी के आधार पर दोनों को
उनके ठिकानों पर दबिश दी गई थी। उसी दौरान एक ठिकाने पर दोनों मिल गए और वहीं से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। साथ ही दोनों गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने वारदात में जो उपयोग में ली गई थी पिकअप जीप, उसको भी जब्त कर लिया है। पूरी तरह से मामले में सिर्फ लोकल एंगल ही निकला है और कुछ निकला नहीं है जयेश। ऐसे में पूरी कहानी क्या बन रही है? देखिए, शुरुआत में इस पूरे मामले को उदयपुर में हुए रेल पुल ब्लास्ट से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे परतें निकलती गई ये सामने आया कि मामला पूरी तरीके से लोकल एंगल का था और उदयपुर रेल पुल ब्लास्ट से उसका कोई लेना देना था। मामला ये था कि उदयपुर रेल पुल ब्लास्ट के बाद में जितने भी पूरे उदयपुर संभाग में जो माइनिंग विस्फोटक के विक्रेता हैं उन पर जांच एजेंसी और पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा था और जो गिरफ्तार लाइसेंसी विस्फोटक विक्रेता है उसके पास में अपना जो अधिकृत स्टॉक है उसके अलावा एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा हुआ था जो अवैध कहा जा सकता है एक तरह से। तो उसे लगा कि कहीं जांच एजेंसियां या पुलिस उस तक पहुंचेगी और ये विस्फोटक अगर बरामद हो गया तो फंस सकता है। ऐसे में डर के मारे उसने इस विस्फोटक को ठिकाने लगाने की साजिश रची और अपने दो जो अधीनस्थ कर्मचारी है, सहयोगी है, उनका इस पर सहयोग लिया और उनके जरिए जाकर के उन्होंने इस पूरे विस्फोटक को नदी में फेंक दिया। अंतिम सवाल, ये जो 2 आरोपी आज अरेस्ट हुए इनको कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? आज सुबह ही इनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। ऐसे में शाम से पहले इनको कोर्ट में पेश करने की संभावना है और संभवतः दोनों को कोर्ट न्यायिक परीक्षा में भेजेगी। स्वप्निल, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, पहले मुख्य आरोपी अरेस्ट हुआ और उसके बाद उसने जिन 2 लोगों की मदद ली थी, बताया जा रहा है कि उसी के कर्मचारी हैं, एक पिकअप चलाता है और दूसरा इसलिए कि जो विस्फोटक है उन्हें उठा कर फेंकना भी था इस काम में मालिक की मदद के लिए। तीनों अरेस्ट हो चुके हैं, 2 आज, 1 पहले ही। और इस बीच उदयपुर से बड़ी खबर है, युवक युवती की हत्या मामले में यानी डबल मर्डर मामले में ये बड़ा अपडेट है। पुलिस हत्या की ही आशंका जता रही है। हालांकि अभी तक पुलिस को कोई खास सुराग नहीं मिला है। गोगुंदा थाना क्षेत्र में युवक युवती के शव मिले थे और जिस तरह से जो मौका वारदात थी वहां पर जो चीजें दिख रही थी, समझ में आ रही थी, प्रथम दृष्टिया ये निर्मम तरीके से हुई हत्या का ही केस लग रहा था। प्रेम प्रसंग का भी एंगल है जिसकी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब लगभग ये कंफर्म हो चुका है कि ये मर्डर का केस है। बेहद ही निर्मम और दुर्दांत तरीके से इन्हें मारा गया। लेकिन क्या ये लव ट्रायंगल का केस है या फिर फैमिली साइड से कोई डिस्प्यूट या फिर कुछ और, इससे जुड़ा कोई भी सबूत फिलहाल पुलिस के हाथ नहीं लगा है। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।